हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए साइंस का मैराथन क्लास लेके आए हुए हैं, जिसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक आपका मेंशन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें कुछ न्यू क्वेश्चन ऐड किया गया है और कुछ पुराना क्वेश्चन भी ऐड किया गया जो पढ़ाया गया था। तो आप सिर्फ इसका रिवाइज कर लीजिए, कम समय में बेहतर तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। लमसम ये 1 घंटा 25 मिनट का क्लास होगा। आप सभी एक कोना में मोबाइल को धरिए और 1 घंटा 25 मिनट समय को निकाल के इसे आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। धैर्यपूर्वक कंप्लीट आपको कवर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को हम सभी। फ्रेंड आज की इस वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आपसे जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मैराथन सेशन को हम सभी। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बन रहा है हम सभी का, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो कहलाती है, तो इसे हम सभी क्या कहते हैं। देखिए हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। इतने समय में कोशिश कीजिएगा अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का, अन्यथा कॉपी में नोट कर सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो। देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिख देते हैं प्रॉपर, वो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लेसर होगा। ध्यान रखिएगा, इससे हम सभी क्या कहते हैं, लेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर बीम सदा होती है। अपसारी बीम होती है, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो होता है वो क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आप सभी को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है इनमें से। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है फ्रेंड ये क्या है, आपका अस्थायी कण है, जबकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण ये आपका अस्थायी कण है। तो याद रखिएगा सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नाभिक का आकार है। तो नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है, 10 पे पावर -15 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, 10 पे पावर -15 मीटर होता है नाभिक का आकार। अगला है क्वेश्चन में 8, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए राइट आंसर आपसे बताएंगे, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। एंडरसन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, एंडरसन के द्वारा जो कि पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो हमसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या जो होता है फिर वो कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें 1 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो आप सभी को बताओगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो की गई थी फ्रेंड थॉमसन के द्वारा किया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। देखिए, अगर आज की ये क्लास अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। नाभिक में प्रोटॉन, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, सबसे पहले ये समझिए आप सभी, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी इसका क्या होंगे, करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो नाभिक के भीतर रहते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका ए राइट आंसर रहेंगे। परमाणु में प्रोटॉन जो रहते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं। अगला देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है, 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 15। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक सामान्य होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इससे पहले आपको बताए थे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन। कितना है, 78%। इससे पहले भी आपको बता चुके थे। ऑक्सीजन कितना बताए थे, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताए थे आपको कि 0.03% है। इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में करते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, मॉडरेटर के रूप में करते हैं। अगला है, ओरियन क्या है। इससे पहले आपको बताए थे ओरियन के बारे में कि ये एक तारामंडल है, तो ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ओरियन क्या है, तारामंडल है। जैसे सप्तऋषि के बारे में बताए थे वो भी क्या है, एक तारामंडल है। बाकी बात उल्का, उल्का पिंड तो आप सभी जानते ही होंगे, ग्रह के बारे में जानते होंगे। आकाशगंगा, जो कि हम सभी का आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वेव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध से दही जमना डैश होता है। तो दूध से दही जमना जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है कि दूध से दही बनता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है। कहे तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl। ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। NaCl जो है ये नमक का रासायनिक सूत्र है, और रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, यूरिया उर्वरक डैश है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। यूरिया उर्वरक डैश है, नाइट्रोजनी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है, तब हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो हम सभी कह सकते हैं ये सभी है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी मिलना चाहिए, और क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्लियर है। अगला है, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। तो आप सभी को बताओगे कि इंद्रधनुष में जो रंग होता है वो 7 रंग होता है। तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वो रंग का नाम क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला,
इंडिगो और बैगनी होता है। तो ये कुल 7 रंग होता है फ्रेंड। अगला देख लीजिए, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो होता है ये वायरस के कारण फैलता है। याद रहेगा आप सभी को, पोलियो वायरस के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा जो कि फ्रेंड ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ये चीज पे याद रखिएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। सिंबल क्या है? O इसका सिंबल है ऑक्सीजन का। इसका परमाणु भार की बात किया जाए, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो 8 होता है परमाणु भार। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, तेजाब की बारिश क्या कारण है? तेजाब की जो बारिश होता है उसका कारण क्या है? तेजाब को हम सभी अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, जिसके कारण से ताजमहल का रंग देखिएगा तो वो अभी क्या हो रहा है? धीरे धीरे फीका हो रहा है, यानी कि खराब होते जा रहा है। जो सफेद था वो अब थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो पीलापन उस पर चढ़ने लगा है। तो ये किस कारण से हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। और वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस मुख्य रूप से विद्यमान है वायु प्रदूषण में। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है फ्रेंड? तो ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करने की बात किया जाए तो काले रंग का। काले रंग जो होता है ये ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित कर सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? शरीर कंपन से डैश उत्पन्न होता है। तो जब शरीर कंपन करता है तो इससे क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि ध्वनि जो है फ्रेंड ये एक क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है। तो मिट्टी में पौधे को उगाने के लिए क्या चीज का होना जरूरी होता है? नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए राइट आंसर रहेंगे, गोइटर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसे हम सभी घेंगा रोग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। याद रहेगा आप सभी को, स्कॉर्बी ये विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से, रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। वायुमंडल में गैसीय अवस्था में जल किस रूप में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताएंगे आप सभी। वायुमंडल में गैसीय अवस्था में जल किस रूप में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, जलवाष्प के रूप में पाया जाता है फ्रेंड। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। याद रहेगा आप सभी को, इसी वीडियो में क्वेश्चन को याद कर जाना है क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मंदक के रूप में काम करता है। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। इसके बारे में पहले भी ये क्वेश्चन हो चुकी थी। सप्तऋषि या बिग बियर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? उर्सा मेजर जो कहा जाता है ये किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होंगे, जैसे ही आप सभी सप्तऋषि के बारे में जाने थे, आपको पहले वाला वीडियो में बताए थे सप्तऋषि के बारे में। तो ये क्या है? एक प्रकार का तारामंडल है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रह के बारे में आपको पता है कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उल्का पिंड के बारे में भी आप सभी जानते हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में आप सभी जानते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यह क्वेश्चन पूछता कि दूध से दही जो बनता है वो किस बैक्टीरिया के कारण बनता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। पर यहां क्वेश्चन आपसे से क्या पूछा गया? दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया में पर यहां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? दूध से दही के उत्पादन की
प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो किण्वन के नाम से जानते हैं इसे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 5, अपवाह जल का रासायनिक सूत्र क्या है? अपवाह जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो इसे हम सभी H2O कहते हैं। याद रहेगा आप सभी को, H2O कहते हैं। H2O का मतलब क्या होता है? जल। ये जल का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए कि N2O का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगर Na2O के बारे में पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है? MgO का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, मवेशियों के गोबर में मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष है, तो उसे हम सभी क्या करते हैं? खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। मवेशियों के गोबर से मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष को हम सभी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण होता है तब इसे डैश शोषण कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम सभी व्यायाम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यायाम भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन जो है कि अनुपस्थित होता है तो शरीर में क्या होता है, उपस्थित ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़ करके ये क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर पड़ता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर पड़ता है? तो ये हमेशा जो है फ्रेंड, ये रेटिना पर पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। रेटिना जो है वो बाहरी हिस्सा होता है आंख का। याद रखिएगा आप सभी। आंख का अगर साइज देखिएगा तो आंख का साइज इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा, इस प्रकार से रहता है, और यही भाग को हम सभी रेटिना कहते हैं। तो ये ऊपरी भाग रहता है आंख का। ध्यान रखिएगा आप सभी। बाहरी पारदर्शी हिस्सा को ही हम सभी रेटिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एड्स किसके कारण होता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। एड्स किसके कारण होता है? तो ये विषाणु वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। विषाणु वायरस के कारण या HIV के कारण होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? बिल्कुल सिंपल और इजी है, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 1665 में। तो डेट भी जरूर याद रखिएगा आप सभी। अगला है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ये सभी वायु प्रदूषण के कारण फैलता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं ये किस कारण फैलते हैं? वायु प्रदूषण के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा के मापन की इकाई है? ऊष्मा की मापन की इकाई के बारे में बात किया जा रहा है, तो जूल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगर आपसे इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वोल्ट जो है ये किसका इकाई है, तो याद रखिएगा विभवांतर का इकाई है वोल्ट। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि न्यूटन जो होता है, न्यूटन किसका इकाई है, तो बल का एसआई न्यूटन होता है। या बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगर चुंबकीय अपवाह का पूछ लिया जाए एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा इतना सा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुशासित अधिकतम सौर अस्त्र डैश है। तो भारत में अनुशासित अधिकतम जो कि सौर अस्त्र जो है, जो शोरगुल होता है, वो कितना रखा गया है? तो ये अधिकतम 75 डेसिबल है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बात किया जाए शोरगुल सबसे अधिक किससे होता है, तो कारखाना से होता है। और ये जो है कि इसका निर्धारण कौन करता है? ध्यान रखिएगा, जो शोरगुल होता है या ध्वनि का जो निर्धारण किया जाता है सौर अस्त्र का, तो ये किया जाता है आपका CPCB। ध्यान रखिएगा आप सभी। कहे तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। याद रखिएगा आप सभी। अगर कारखाने में देखा जाए तो रात के समय में जो कि फ्रेंड
रात के समय में अधिकतम जो है 75 डेसिबल रखा गया है, डीबी 75 डीबी, और दिन के समय में कितना है तो 70 डीबी। ये कारखाने में है और कारखाने में सबसे अधिक शोरगुल होता है। आवासीय क्षेत्र में कितना है तो आवासीय क्षेत्र में ध्यान रखिएगा आप सभी 55 और 45 है। 55 और 45, दिन में 55 और रात में 45 है, 45 डीबी डेसिबल आवासीय क्षेत्र में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की विकास के लिए आवश्यक है। तो पौधे के विकास के लिए क्या आवश्यक है, सी राइट आंसर है पोटासियम आवश्यक है पौधे की विकास के लिए, पोटास चाहिए ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खाद्य घटक का सकल उष्मीय मान जो है सबसे अधिक है। ये ऑप्शन के हिसाब से है, इसमें किसका मान सबसे अधिक है उष्मीय मान। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे वसा का होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसका होता है, वसा का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। वसा से आप सभी याद रखिएगा कि इसका पाचन जो होता है, वसा का पाचन जो होता है वो कहां से होता है तो छोटी आंत से होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, छोटी आंत से वसा का पाचन शुरू होता है, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, आप सभी क्वेश्चन बताइएगा कि पित्त का निर्माण जो होता है वो कहां से होता है। तो याद रखिएगा यकृत से पित्त का निर्माण होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, सुरक्षा के लिए फ्यूज तार जो किसी घरों में मेंस में बिजली की सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है अनिवार्य रूप से ऐसे धातु का बना होना चाहिए जो कि निम्न गलनांक का हो। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का तार जो होता है वो निम्न गलनांक का बना होता है और निम्न गलनांक का होना चाहिए ताकि उच्च अगर वोल्टेज आ जाए तो वो क्या हो जाए, तुरंत ही फ्यूज हो जाए। तो निम्न गलनांक का होना चाहिए। अगला है जूल किसका मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन हो चुके हैं। खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन को हम सभी विटामिन सी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो याद रहेगा कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। अगर रोग की बात किया जाए तो सूखा रोग होता है, इससे कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है। अगर विटामिन बी1 की बात किया जाए तो विटामिन बी1 को हम सभी थायमीन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। रोग कौन सा होता है तो बेरी बेरी रोग होता है, याद रहेगा आप सभी को, बेरी बेरी रोग होता है। अगर विटामिन ए की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। ध्यान रखिएगा आप सभी, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। रोग कौन सा होता है तो रतौंधी रोग होता है इससे, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा इतना सा। अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा टेकोफेरॉल। क्या है, टेकोफेरॉल, याद रहेगा आप सभी को। अगर विटामिन के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन सा रासायनिक नाम है, फिलोक्विनोन। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो इतना सा जरूर याद रखिएगा। किसी दिन आपको विटामिन बी ग्रुप के बारे में बता देंगे, जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, ये किसी वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। हाइजा रोग डैश के कारण होता है, अन्यथा अगर आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख सकते हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। जीवाणु, ध्यान रखिएगा हैजा रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए पेंसिल में जो उपयोग करते हैं ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर में संख्या में 2 से कम है। इनमें से जो है कुछ अंग जो है वो 2 पाए जाते हैं मानव शरीर में, कौन सा है जो कि सिर्फ एक ही पाए जाता है। तो ध्यान रखिएगा लीवर, लीवर मानव शरीर में एक ही पाए जाते हैं, जबकि फेफड़ा 2 होता है, रेटिना भी 2 होता है, गुर्दा भी 2 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को।
त्वचा के बाद जो है कि लीवर सबसे दूसरा सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का, त्वचा के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा तारों के टिमटिमाना की घटना को व्याख्याय करता है? तो तारा जो रात में आप सभी टिमटिमाते हुए देखते हैं वो किस कारण से होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न रूप से जाने जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव को उत्पन्न करने वाले रोग को हम सभी रोगजनक के रूप में जानते हैं। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग करते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए हम सभी जो उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम सभी क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यहां समझिएगा क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो सबसे पहले यहां देखिए रासायनिक ऊर्जा है कौन सा, किसमें रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है? तो बैटरी में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। ऐसे बैटरी क्या होता है? डीसी होता है। बैटरी क्या होता है? डीसी होता है। और ये क्या है? रासायनिक है। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहले बैटरी चार्ज होता है, उसके बाद ये क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4। ध्यान रखिएगा, CaSO4 इसका रासायनिक नाम है। अगला है, मीठा शीतल पेय का मुख्य घटक है। तो ये कौन सा है? कार्बोनेटेड जल है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, सफेदी या चूना या पुताई करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये जो किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व पहले से है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहले से जो है वो बोरान है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, बेरी बेरी क्या कारण से होता है? बेरी बेरी होगा, बेरी बेरी क्या कारण से होता है? तो अभी बताए थे आपको कि विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, जिसे हम सभी थायमिन कहते हैं। रासायनिक नाम थायमिन है इसका। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो देखिए, लाइसोसोम की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? C.D. डुबे के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है कि फ्रेंड ये किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डार्विन के द्वारा दिया गया था। याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तुलासने के द्वारा लाइकेन की खोज की गई थी। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर है, तुलासने के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? फ्रेंड बी राइट आंसर है ल्यूवेन हॉक ने। देखिए, ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ज्यादातर कोशिश किया गया है खोज एवं खोजकर्ता से प्रश्न लिया जाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, यानी कि इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। देखिए, कोशिका शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। तो अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे, तो ध्यान रखिएगा बेंटिंग एवं बेस्ट थे। अगला है, गामा किरण की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 9, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? चलिए क्वेश्चन 9 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, रेबीज नामक बीमारी जो होता है ये कुत्ते के काटने से फैलता है। अगला है, प्राकृतिक वरण जिसे हम सभी नेचुरल सिलेक्शन का नियम भी कहते हैं, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाएंगे, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को हम सभी क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, सीले और प्री के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। याद रहेगा आप सभी को, डी राइट आंसर रहेंगे, सीले और प्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो इसके आविष्कारक हैं न्यूटन। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के आविष्कारक कौन थे? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था। अगला है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। ध्यान रखिएगा आप सभी, देखिए तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, कवकों का जो अध्ययन कहलाता है इसे हम सभी माइकोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। याद रहेगा आप सभी को, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ए राइट आंसर रहेंगे, हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद में है। ध्यान रखिएगा, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान कहाँ है? हैदराबाद में। और आपका सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक जो अवस्थित है ये भी हैदराबाद में ही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड? लिनियस को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, कोशिका का अध्ययन जो कहा जाता है इसे हम सभी साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है फ्रेंड? तो देखिए, वेधन क्षमता जो अधिक होती है वो किसकी होती है? गामा किरण की। ध्यान रखिएगा, गामा किरण की जो कि वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, घूर्णन करती हुई एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, ये जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि घूर्णन करती एक मेज पर अचानक
आकर एक लड़का बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोणीय वेग उसका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है फ्रेंड। देखिए पृथ्वी का अगर पलायन वेग की मान की बात किया जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर इतने स्पीड से पृथ्वी पर से किसी भी वस्तु को अंतरिक्ष की ओर फेंका जाएगा तो वो कभी भी पृथ्वी पर नीचे नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, न्यूट्रॉन है ट्रिगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अणु संयोजकता के साथ बदलता है। परमाणु भार जो है फ्रेंड ये अणु संयोजकता के साथ बदलता है। अगला है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है, ध्यान रखिएगा। तब उसके अणुओं की क्या होती है, चाल घट जाती है, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डॉपलर प्रभाव पर आधारित है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। देखिए बिग बैंग थ्योरी जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उत्पत्ति का लीजिए या विस्फोटक से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हाइड्रोजन जो है फ्रेंड ये क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म तत्व है। अगला क्वेश्चन 29 है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता था। तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था इसे अप्सरा के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अप्सरा कहा जाता था इसे। अगला है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण किया गया था मेलेकॉन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर है कि दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो होता है 5.5 से अगर कम हो जाएगा तब दांत क्या होता है, सड़ने लगता है, तो सड़न शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि समय आपको उतना नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है तांबे का गलनांक डैश होता है। ऐसा नहीं करना है कि पहले इसको कॉपी में नोट कीजिएगा उसके बाद याद करिएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। इसीलिए आपको इसी वीडियो में सारा चीज याद करते चल जाना है और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन आपको याद करवा दिया जाए। तांबे का गलनांक जो होता है वो कितना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1085 डिग्री सेल्सियस तांबे का गलनांक होता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 3380 डिग्री सेल्सियस जो है टंगस्टन का गलनांक होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉपर का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी 1085 डिग्री सेल्सियस कॉपर का गलनांक होता है, याद रहेगा आपको। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोल्ड का जो गलनांक होता है यानी कि सोना का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1063 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिल्वर का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी 951 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि एल्युमिनियम का कितना होता है, तो एल्युमिनियम का आपका 659 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना फैक्ट को जरूर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गन्ना की चीनी का आणविक सूत्र डैश है। तो इसका आणविक सूत्र क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे C12H22O11 होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, C12H22O11 हो जाएंगे गन्ना की चीनी का आणविक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये बन रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचार में मदद करता है। रक्त संचार में कौन जो है कि मदद करता है। तो याद रखिएगा लसिका कोशिका जो है कि फ्रेंड
ये क्या करता है, रक्त संचार में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे लसिका कोशिका। याद रहेगा, ए करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। तो इतना सा काम आप सभी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। शुरू से हर सब्जेक्ट का क्लासेस आपको दिया जा रहा है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है? तो देखिए, खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो हम सभी इकाई का प्रयोग करते हैं उसका नाम है प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 9.416 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। ध्यान रखिएगा 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम सभी प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़ी दूरी होता है प्रकाश वर्ष। अगला है वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन है। तो वनस्पति विज्ञान जो है ये किसका अध्ययन है? पौधों के जीवन का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पौधों के जीवन का अध्ययन है या पादपों के जीवन का अध्ययन है, कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिले आपको टिक करना है, पौधा रहे या पादप रहे। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आने का कारण डैश होता है। देखिएगा, अगर अधिक ऊंचाई पर कोई भी चीज उड़ता है या सफर करता है अधिक ऊंचाई पे, ध्यान रखिएगा, तो वहां से क्या होता है, नाक से खून आने लगता है। या कभी देखिएगा तो एरोप्लेन में बैठिएगा तो पेन से स्याही बाहर निकल जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो आप सभी को पता होंगे कि निम्न वायु मंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। क्योंकि आप सभी को पता होंगे कि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, नाक से खून बाहर आने लगता है। तो ये मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब इसका मुख्य कारण होगा। निम्न वायुमंडलीय दाब, निम्न मतलब क्या होता है, कम वायुमंडलीय दाब हो जाता है, इसी कारण से। क्लियर है? ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? प्राथमिक ईंधन का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो कोयला जो है फ्रेंड ये क्या है, आपका प्राथमिक ईंधन है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है? कोयला क्या है, आपका प्राथमिक ईंधन है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकाश संश्लेषण संवर्धित किस में होता है? यहाँ पे आप सभी ज्यादा गलती कीजिएगा, सभी बच्चा टिक करेगा श्वेत प्रकाश में, तो बिल्कुल यहाँ पर गलत होने वाला है। ध्यान रखिएगा, श्वेत प्रकाश नहीं होगा, लाल प्रकाश इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण संवर्धित किस में होता है? तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, श्वेत प्रकाश नहीं मारिएगा आप सभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु गतिकीय विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, ये वायु और गैस के प्रभाव में गति का विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, वायु गतिकीय विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो ये वायु और गैसों के प्रभाव में गति का विज्ञान है। तो ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर रहेंगे। बस यही समझना था इसमें। अगला क्वेश्चन है, कोरोना ग्राफ का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो हम सभी करते हैं किस लिए करते हैं? सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खिंचाने के लिए हम सभी प्रयोग करते हैं कोरोना ग्राफ का। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खिंचाने के लिए प्रयोग करते हैं कोरोना ग्राफ का। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला गणना उपकरण कौन सा है? पहला गणना उपकरण की अगर बात किया जाए तो अवेकस, ये जो है कि पहला गणना उपकरण है। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहला गणना उपकरण कौन सा है तो अवेकस है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, हर्ज डैश का मात्रक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक है हर्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, तो याद रखिएगा जॉन मैकार्थी को माना जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिवॉल्वर का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था?
सैमुअल कॉल्ट के द्वारा किया गया था रिवॉल्वर का आविष्कार। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइफल से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है फ्रेंड? राइफल से गोली जो चलाई जाती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे बताएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें गतिज ऊर्जा होती है फ्रेंड, क्योंकि राइफल से जो गोली चलता है उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है, क्योंकि तीव्र गति से गोली बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय का वनस्पतिक नाम डैश है, यानी कि चाय का वनस्पतिक नाम जो है वो क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, कैमेलिया सिनेसिस। कैमेलिया सिनेसिस जो है ये चाय का क्या है? वनस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चाय जो है वो किस कोटि का है, चाय किस कोटि का है, तो याद रखिएगा थेलेस कोटि का है। ध्यान रखिएगा थेलेस कोटि का है। और जगत कौन सा है? तो प्लांटी जगत है, यानी कि पादप जगत से बिलोंग करता है चाय। क्लियर है? ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित पदार्थों में से ध्वनि सबसे तेज गति से किस में चलती है? यानी कि इनमें से सबसे अधिक ध्वनि जो गमन करता है वो किस में करता है, किस पदार्थ में करता है? तो सभी को पता होगा ठोस में सबसे अधिक करता है, तो इसमें ठोस कौन सा है? स्टील। स्टील में सबसे अधिक गमन करता है ध्वनि। ध्यान रखिएगा आप सभी, कभी कभी यहाँ पे ठोस भी आपको देखने के लिए मिलेगा या स्टील भी दिया हुआ है, तो दोनों में से कंफ्यूजन नहीं करना है। ठोस रहेगा तो ठोस को भी आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। तो ठोस में सबसे अधिक होता है, तो स्टील क्या होता है? ठोस ही होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, प्लवमान पिंडों के नियमों की खोज डैश के द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? आर्किमेडीज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, वल्कनीकृत रबड़ का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। वल्कनीकृत रबड़ का आविष्कार जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स गुडियार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डायलिसिस डैश के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है या अपवहन? तो ये किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? किडनी फेलियर के। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, इन्वर्टर एक उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर जो है ये क्या है? एक प्रकार का उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है। तो ए राइट आंसर रहेंगे। दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी जो होता है वो क्या है? डीसी है। क्योंकि देखिएगा इन्वर्टर के नीचे बैटरी लगा रहता है, क्योंकि चार्ज होता है बैटरी, उसके बाद वो इन्वर्टर क्या करता है? उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो बैटरी जो होता है वो डीसी होता है और उसके बाद इन्वर्टर क्या करता है? उसको कन्वर्ट करके एसी में बदल देता है और उसके बाद फिर घर में लाइट सप्लाई होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, 295 केल्विन का तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। तो 295 केल्विन का तापमान जो होता है लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्योंकि इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपका बनेगा ये सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटासियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? पोटासियम कार्बोनेट का, तो इसे पोटास कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएंगे। पोटासियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पोटास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण डैश है। तो खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उपकरण, उसका क्या नाम है? तो इसे हम सभी सेलिनोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, डी राइट आंसर है सेलिनोमीटर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन 26, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है फ्रेंड? तो इसका कारण, मुख्य कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य से जो किरण आता है पृथ्वी पर, सूर्य से जो किरण पृथ्वी पर आता है
और उसके बाद क्या होता है, जो पृथ्वी पर से जो वायु होता है, गर्म वायु जो होता है वो वापस नहीं जा पाता है, वायुमंडल क्या करता है, उसको घेर लेता है। उसी कारण से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तापमान बढ़ने लगता है, वायुमंडल गर्म होने लगता है और उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस बनेगा, मीथेन गैस बनेगा, उसके बाद ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होगा। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लेंस डैश का बना होता है, फ्लेंट ग्लास का बना होता है, ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डेक्टिलोग्राफी डैश का अध्ययन है। तो डेक्टिलोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं, उंगलियों के निशान का अध्ययन करते हैं डेक्टिलोग्राफी में, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को कहते हैं। तो पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को हम सभी क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ए राइट आंसर है, क्लोरोफिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज के ये लास्ट सवाल है, कार्बन का सबसे कठोरतम रूप जो है वो क्या है। तो कार्बन का सबसे कठोरतम रूप की बात किया जाए तो हीरा हो जाएगा, और सबसे नर्म की बात किया जाए तो ग्रेफाइट होगा। कार्बन का सबसे बढ़िया अपरूप नर्म में ग्रेफाइट है और कठोर में आपका हीरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अल्ट्रासाउंड उपकरण निम्न में से अधिक आवृत्तियों पर कार्य करता है, यानी कि कितने आवृत्तियों पर कार्य करता है अल्ट्रासाउंड उपकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 20,000 हर्ट्ज जो है फ्रेंड, ये अल्ट्रासाउंड उपकरण के लिए उपयुक्त माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध बताना है। तो फ़ारेनहाइट का सिंबल क्या है, एफ है, और सेंटीग्रेड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एफ बराबर 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32 होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश का उपयोग रसोई घर के रूप में किया जाता है। रसोई घर में हम सभी किस चीज का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा एलपीजी का उपयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए रसोई घर में जो हम सभी उपयोग करते हैं वो एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, जब कचरा और मानव अपशिष्ट पानी के साथ मिल जाता है, कचरा और मानव अपशिष्ट पानी के साथ मिल जाता है तो ये पानी को दूषित कर देता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, जब कचरा और मानव अपशिष्ट पानी के साथ मिल जाता है तो ये क्या करता है, पानी को दूषित कर देता है, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आप सभी को, जल प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार अगर 20 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका भार क्या होगा। अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार अगर 20 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार जो होगा वो कितना होगा। अगर इसका आपको फार्मूला पता है तो आप सभी इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, भार बराबर होता है m इंटू जी। एम का मान क्या होता है, इसे हम सभी द्रव्यमान कहते हैं, और जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो भार कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन। गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान की बात किया जाए तो 1/6 होता है चंद्रमा पर, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 किलो है तो चंद्रमा पर उसका भार 1 kg होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। तो अगर इसको कटाइएगा तो ये आपका 3 दूनी 6 और ये 10 दूनी 20, यानी कि 10/3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.33 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर रहेगा। बस ये फार्मूला को अगर याद रखिएगा तो धर के बना लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी पता होंगे आप सभी को कि अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का मान अगर 6 kg है, ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका भार जो हो जाएगा वो 1 kg होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि चंद्रमा पर जाने के बाद उसका भार घट जाता है, पर द्रव्यमान नहीं घटता है, भार घट जाता है। तो 1/6 होता है पृथ्वी की तुलना में। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है? तो सिंपल सा है, दूध की घनत्व को मापने के लिए हम सभी लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा डैश के दो प्रकार हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यकृत का कार्य डैश करना है। तो यकृत का क्या कार्य है? पाचन करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि होता है मानव शरीर का और इसका कार्य होता है पाचन करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा जो है कि फ्रेंड वो भौतिक परिवर्तन है? तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। जल का बर्फ में परिवर्तित होना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन है। मानव में श्वसन क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। मानव में पाचन क्रिया ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जबकि जल का बर्फ में परिवर्तन होना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला है, दिए गए उर्वरकों में से किसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत जो सबसे अधिक होता है वो यूरिया में होता है। लगभग जो है कि 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके डैश के बराबर होती है। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके समूह संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, समूह संख्या के बराबर होती है। अगला है, हृदय में दो निचले कोष्ठकों को डैश कहा जाता है। तो इसे निलय कहा जाता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं? निलय। हृदय में दो निचले कोष्ठकों को निलय कहा जाता है। और आप सभी को बताना चाहिए कि मानव शरीर में जो है कि 4 कोष्ठक होता है। ध्यान रखिएगा, 2 निलय होता है और 2 आलिंद होता है। ध्यान रखिएगा, 2 आलिंद मानव शरीर में होता है और 2 निलय होता है मानव शरीर में। तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा, 4 कोष्ठक होता है। अगला देख लीजिए, भयानक मानव रोग उपदंश या सिफिलिस किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण फैलता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्रिय गैसें क्या होती है? अक्रिय गैस जो होती है वो क्या होती है? रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। ये अक्रिय गैस क्या होती है? रासायनिक रूप से अक्रिय गैस होती है। अगला देख लीजिए, विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। तो विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा। इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन आप सभी याद कर जाइएगा। बाकी बात दोहरा के वीडियो नहीं देखना है क्योंकि समय उतना नहीं है आपके पास। एड्स डैश द्वारा प्रसारित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं करना है कि आपको एक बार क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है उसके बाद फिर आप याद कीजिएगा, ऐसा नहीं। क्लास में ही क्वेश्चन को याद कर जाइए। एड्स डैश द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता। आलिंगन के द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आलिंगन के द्वारा नहीं किया जाता। जबकि योनि संपर्क स्तनपान करना इससे होता है और रक्त आधान से भी होता है। ये सभी से एड्स फैलता है यानी कि प्रसारित होता है, जबकि आलिंगन से नहीं प्रसारित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हैजा या कोलरा का कारण क्या है? तो जीवाणु इसका मुख्य कारण है। जीवाणु के कारण ही हैजा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेग की मूल इकाई है। तो वेग का मूल इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। वेग का मूल इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसे हम सभी मंदक कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदक कहते हैं। याद रहेगा आप सभी को,
ध्यान रखिएगा मंदक कहते हैं। अगला है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र डैश है। कहे कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसे हम सिर्फ वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा भी कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या है? Na2CO3। Na2CO3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है एक वस्तु का डैश समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? एक वस्तु का डैश समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता है, उसे हम सभी द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान जो है वो समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता, पर वेग, भार और संवेग बदल जाता है। अगला है हृदय डैश से बनता है फ्रेंड, यह बना है। हृदय जो बना है वो किससे बना है? पेशी उत्तक से बना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे, पेशी उत्तक से हृदय बना हुआ है। अगला क्वेश्चन करते क्वेश्चन नंबर 23। प्रति अम्ल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रति अम्ल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी, अपच का उपचार के लिए हम सिर्फ प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को, प्रति अम्ल का उपयोग किसके लिए करते हैं? अपच का उपचार के लिए। अगला देख लीजिए, कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है वो कौन सा रक्त घटक करता है? आरबीसी करता है। आरबीसी करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है ध्वनि किस माध्यम से यात्रा करती है? इसको याद रखिएगा आप सभी। आरबीसी का पूर्ण रूप जो है, इसे हम सभी क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं या रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, ध्वनि किस माध्यम से यात्रा कर सकती है? तो देखिए, ध्वनि जो यात्रा कर सकती है, ठोस, तरल पदार्थ और गैसों से भी यात्रा कर सकती है ध्वनि। तो ध्यान रखिएगा, ठोस, तरल पदार्थ और गैस से यात्रा कर सकती है ध्वनि। सोनार संक्षिप्तीकरण है। तो इसका संक्षिप्तीकरण जो हो जाएगा सोनार का, वो हो जाएगा साउंड, नेविगेशन और रेंजिंग का हो जाएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है? साउंड, नेविगेशन और रेंजिंग। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है, इकाई जो होता है वो क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन वाला इससे पहले भी क्वेश्चन हुआ था, जो बर्फ के ही बारे में बताए थे। तो ये ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि दूध से दही बनना रासायनिक है, फलों का पकना रासायनिक है, अंगूरों का किण्वन होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ये तीनों रासायनिक है, जबकि बर्फ का पिघलना वो क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मरकरी का अयस्क है? मरकरी का अयस्क जो है वो सीने बार है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक नोबेल गैस नहीं है? तो देखिए, नोबेल गैस जो नहीं है, क्लोरीन नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन जो है ये नोबेल गैस नहीं है, जबकि ओगानेशन, आर्गन और जेनॉन ये सभी क्या है? नोबेल गैस है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इतना सा याद रहेगा, क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन परिवार से संबंधित है। हाइड्रोजन से संबंधित होता है क्लोरीन। ध्यान रखिएगा आप सभी, हाइड्रोजन से संबंधित होता है। अगर आप सभी नोबेल गैस का बात कीजिएगा तो हीलियम आ जाएगा, उसमें नियॉन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा, जेनॉन आ जाएगा, रेडॉन आ जाएगा। ये सभी आपका नोबेल गैस है, जबकि क्लोरीन नहीं है, ये आपका हाइड्रोजन परिवार से संबंधित है। आप सभी को बताना चाहिए कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, यानी कि नोबेल गैस का समूह है 18 है। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? चलिए आपसे बताएंगे बायोगैस का कौन सा मुख्य घटक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन। ध्यान रखिएगा, मीथेन जो है कि फ्रेंड ये बायोगैस का मुख्य घटक है। और याद रखिएगा मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, CH4। अगला है पीतल में शामिल है,
पीतल में डैश शामिल हैं। तो पीतल जो बना होता है वो किसका बना होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो ये मुख्य रूप से कॉपर और जिंक का बना होता है। तो क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाएगा कि पीतल किसका मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है पीतल। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि टाका, टाका जो होता है ये किसका मिश्रण है? तो सीसा प्लस टीन का मिश्रण होता है टाका। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि जर्मन सिल्वर जो होता है फ्रेंड, कौन सा सिल्वर? जर्मन सिल्वर जो होता है ये किसका मिश्रण है? तो ध्यान रखिएगा, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। तो ये दोनों को जरूर याद रखिएगा। अगला है बर्फ का गलनांक डैश है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा यह सेल्सियस। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संतरे में विटामिन डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे कि संतरे में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपसे को क्या बताए थे कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी पाया जाएगा। याद रहेगा आप सभी को, कौन सा विटामिन? विटामिन सी हो जाएगा। जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सभी में विटामिन सी पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो आधारित है फ्रेंड, परमाणु भार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। किस पर है? परमाणु भार पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा है? इससे पहले वाला भी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, पर क्वेश्चन क्या था कि पेंसिल जो बना होता है वो किसका बना होता है। पर यहाँ क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया गया है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन टर्न लेने के बाद, घूमने के बाद कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलती होता है। तो ध्यान रखिएगा ये ग्रेफाइट ही होगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, जो कि ये क्या है? कार्बन का अप्रूव है। ये मुख्य रूप से क्या है? कार्बन का अप्रूव है और ये विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में रक्त जो है वो शुद्ध होता है? तो वो विक्र होगा, किडनी। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। छानने का काम कौन करता है रक्त को? तो वो किडनी ही करता है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 8, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। आकाशीय पिंड को देखने के लिए हम सभी दूरबीन का उपयोग करते हैं। क्या चीज का उपयोग करते हैं? दूरबीन का। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है? ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, क्रोमियम का उपयोग करते हैं। याद रहेगा आप सभी को, किस धातु का उपयोग करते हैं? क्रोमियम धातु का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? तो आयरन होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाएगा कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है फ्रेंड ये एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अगला है, किस विटामिन से हड्डी को मजबूती मिलती है? तो विटामिन डी से, विटामिन डी से क्या मिलती है? हड्डी को मजबूती मिलती है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अगला है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र, जिसे हम सभी हंसाने वाला भी गैस कहते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है?
तो एक ही नहीं है इसमें, ऑक्सीजन नहीं है, जबकि हीलियम, आर्गन और नियॉन ये सभी क्या है, उत्कृष्ट गैस हैं। उत्कृष्ट गैस श्रेणी में जो आया जाएगा, रेडॉन आएगा, आर्गन आएगा, जीनॉन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, हीलियम आएगा और नियॉन आएगा। ये सभी क्या है, उत्कृष्ट गैस है, जबकि ऑक्सीजन नहीं है। अगला है बीसीजी टीके का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। बीसीजी का मतलब जो होता है बेसिल केलमेंट गुएरिन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बीसीजी का मतलब। तो ये जो है कि किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, तपेदिक। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे भारी किरण कौन सी है। अल्फा किरण जो है कि फ्रेंड सबसे भारी किरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का स्राव जो है वो क्या है। अग्नाशय से होता है इंसुलिन का स्राव, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड का लीजिए। अगला है, जब वर्षा जल का पीएच मान डैश से कम होता है तो इस प्रक्रिया को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो कितने से कम होने के बाद अम्लीय वर्षा हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर आपको ए को टिक करना होगा, 5 से कम। पर इसका देखिएगा एक्यूरेट तो 5.6 होना चाहिए। 5.6 से अगर कम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है। हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है उससे लड़ने के लिए जो रहता है हमारे शरीर में, क्या रहता है, WBC रहता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। इसे हम सभी श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है इसे। और आरबीसी को लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहा जाता है। प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, ये तरल भाग्य है, ये तरल पदार्थ है। अगला है, ध्वनि डैश में नहीं चलती। तो एक ही जो है कि ध्वनि नहीं चलती, निर्वात में नहीं चलती, जबकि वायु, लोहा, इस्पात ये सभी में ध्वनि चलती है। अगला है, परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। तो परमाणु क्रमांक जो दर्शाता है फ्रेंड वो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। तो याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। इससे पहले वाला सेट में आपको बताए थे इसके बारे में, विद्युत मोटर के बारे में, डायनमो के बारे में बताए थे, बैटरी के बारे में बताए थे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन रहता है डायनमो किसमें परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक मतलब क्या होता है, घूमना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। इसमें जो है कि अम्ल कौन सा है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, H2SO4 क्या है, ये एक अम्ल है। अगला है, विद्युत का सुचालक कौन सा है। तो इसमें एक ही होगा विद्युत का सुचालक, लकड़ी विद्युत का कुचालक है, प्लास्टिक भी विद्युत का कुचालक है, कागज भी विद्युत का कुचालक है, पर तांबा जो है ये क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला है, CNG का पूरा नाम क्या है। CNG का पूरा नाम जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। तो आग को बुझाने के लिए हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 ध्यान रखिएगा। अगला है, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है। न्यूटन की क्रिया और प्रतिक्रिया की बात किया जा रहा है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है ये तीसरा नियम है न्यूटन का।
तो याद रहेगा आप सभी को, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रीस्टले के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? यहां पे आप सभी निश्चित है कि क्वेश्चन को गलती कीजिएगा, इसमें कहीं कोई राय नहीं है कि क्वेश्चन आप सभी गलती नहीं कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, बल्ब जो है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। ये क्या है? एक विद्युत उपकरण है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। बात को समझिएगा, बल्ब क्या है? ये एक विद्युत उपकरण है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। जबकि आपका क्या हो जाएगा? टीवी इलेक्ट्रॉनिक है, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक है, संगणक जिसे हम सभी कंप्यूटर कहते हैं वो भी क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है कि फ्रेंड ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नियंत्रित करता है, बट बल्ब नहीं करता है क्योंकि ये एक विद्युत उपकरण है। अगला है ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, डेसिबल के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। क्लियर है? पारसेक क्या है? दूरी मापने की इकाई है। कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला है हाइजा के टीका की खोज किसने की थी? हाइजा के टीके या टीका की खोज जो की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जीवाणु की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो जीवाणु की खोज मूल्यवान हॉक यानी कि कहें तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जीवाणु की खोज की गई थी। विक्टोरिया। अगला है भारतीय नारी की पूजा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नारी की पूजा निगम की स्थापना, तो देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी 1987 ईस्वी में। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। हृदय प्रत्यारोपण की खोज जो की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्रिश्चियन बनार्ड के द्वारा हृदय प्रत्यारोपण की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक कब किया था? आप सभी को पता होंगे कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो आपका 1974 में हुआ था। 18 मई 1974 को किया गया था। पर यहाँ पर पूछा गया है दूसरा परमाणु परीक्षण के बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। 13 मई 1900 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो था वो कौन सा था? तो देखिए मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कहे तो कृत्रिम उपग्रह जो था वो स्पुतनिक 1 था। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को, स्पुतनिक 1। अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज, देखिए रेबीज नामक बीमारी जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, और इसके टीके की खोज जो की गई थी लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है धोवन सोडा जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो देखिए इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी से इसका सूत्र के बारे में पूछ लिया जाए वॉशिंग सोडा का, तो ध्यान रखिएगा Na2CO3 होता है इसका सूत्र, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी को पता होंगे फ्रेंड कि विटामिन सी का रासायनिक नाम कई बार आप सभी को बताए हैं, रिपीट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताए हैं। और विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी देंगे एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्लियर है? ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आप सभी को बताए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। तो देखिए रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, याद रहेगा आप सभी को।
और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है, ध्यान रखिएगा। गाजर सबसे अच्छा स्रोत है इसका। और विटामिन ए को हम सभी क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बिक रोग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सा है? कैल्सीफेरॉल। तो याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे हम सभी N2O कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम सभी लाफिंग गैस या हंसने वाला गैस भी कहते हैं। अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो N2O होता है। अगर आपसे इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि ओजोन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? O3 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो अभी आपको क्या बताए थे? आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? फ्रेंड, विटामिन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो विटामिन को आप सभी ज़रूर याद रख लीजिएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप सभी को बताए थे विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन कौन सा है? जो वसा में घुलता है, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन जो है ये सभी है, ध्यान रखिएगा। ए, डी और के, देखिए जितने भी विटामिन है, बी और सी को छोड़ाकर जितने भी विटामिन है वे सभी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रहेगा आप सभी को, विटामिन बी सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं, ना कि वसा में। जबकि आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी ग्रुप जो है वो भी क्या होता है? वो आपका वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ई भी आपका वसा में घुलनशील है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो अभी आपको बताए थे कि जल में घुलनशील जो है विटामिन बी और सी, ये मात्र दो ही विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। बाकी बात जितने विटामिन है वो क्या है? वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको क्या बताए थे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। अगला है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको क्या बताया? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? ए का। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? सी का। टेकोफेरॉल किसका है? विटामिन ई का टेकोफेरॉल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, टेकोफेरॉल विटामिन ई का। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, जिसे हम सभी खाने वाला सोडा कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? रिपीट हुआ है यहाँ पर से, तो सिंपल से बताइए कि बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका रासायनिक नाम। तो अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, NaHCO3 होता है। अगला है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है फ्रेंड। तो ए
राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सी राइट आंसर रहेंगे क्लोरो एसिटोफिनॉन जो है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अगला है स्कॉर्बिक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए किस प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक रोग होता है। अगला है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो रोग जो होता है वो जो आपका हड्डी होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर होता है। और सबसे अच्छा स्रोत जो होता है इसका सूर्य का प्रकाश होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी सेवन कर लीजिएगा आप सभी। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो देखिए विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है नपुंसकता या वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नपुंसकता या वंध्यता जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है फ्रेंड? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे बताएंगे। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। तो डी राइट आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक नाम, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर आपसे इसे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो CaOCl2 होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगर इसका सूत्र की बात किया जाए तो इसका सूत्र जो होता है NaCl होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, साधारण नमक का सूत्र।